नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पिछले करीब 4 सालों से चुनावी प्रचार से दूर सोनिया गांधी ने कर्नाटक चुनाव के के लिए पहली और आखिरी रैली तो की, और वो भी विवादों में आ गई। रैली के बाद कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कर्नाटक को संप्रभु राज्य बता दिया। अब कर्नाटक की संप्रभुता शब्द पर बीजेपी का पारा हाई हो गया। बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनके सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने या सुधारने को कहा गया। चुनाव आयोग का कहना है कि ये राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। दरअसल कर्नाटक चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडे को आजमाया जा रहा है। एनआरसी हो, सीएए या फिर फिल्म केरल स्टोरी। बजरंग दल पर बैन की बात, बजरंग दल बली और बजरंग बली का नारा भी यहां पर लगाया जा रहा है, या फिर इसके अलावा मुफ्त के चुनावी वायदों की झड़ी भी यहां पर देखी जा रही है। मकसद साफ है, किसी भी तरह से सत्ता मिले, क्योंकि यही सत्ता दोनों दलों के लिए 2024 की सफलता की राह खोल सकती है। 6 मई को कर्नाटक के हुबली में करीब 4 सालों बाद सोनिया की पहली रैली से कांग्रेस का जोश इतना हाई हो गया कि रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। अब कर्नाटक की संप्रभुता शब्द पर बीजेपी का पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने कहा, संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। बीजेपी ने इसके बाद सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। बीजेपी का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता अनिल बलूनी के नेतृत्व में सोमवार को चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता की बात बोलकर देश के संविधान का अपमान किया है। सोनिया गांधी को देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के स्पीच पर रविवार को मैसूर में नंजनगुड़ की रैली में कहा, इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कहा है कि वो कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। अब चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है। वहीं सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को स्पष्ट करने या सुधारने को कहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। दरअसल कर्नाटक चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। एनआरसी हो या सीएए या फिर बजरंग दल पर बैन की बात, जय बजरंग बली का नारा हो या मुफ्त के चुनावी वादों की झड़ी, मकसद साफ है, किसी भी तरह से सत्ता मिले। अब कर्नाटक में 10 मई को मतदान है। चुनावी प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन इसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है। इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 65 से ज्यादा रैलियां और 20 के करीब रोड शो किए हैं। इसमें एक रैली सोनिया गांधी की भी थी, जो सालों बाद चुनाव प्रचार करने आई थी। वहीं कर्नाटक चुनाव में इस बार बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मंगलवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करके कर्नाटक की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनता से भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। अभी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया।
दरअसल कर्नाटक की जंग में सोमवार को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए कर्नाटक में 19 रैलियां की और 6 रोड शो किए। बीजेपी के अपने आंकड़ों के मुताबिक उसने कर्नाटक में चुनावों के ऐलान के बाद से 3116 रैलियां की। पार्टी के मुताबिक मंदिर और मठों में नेता 311 बार आए, 9125 नुक्कड़ सभाएं और 1377 रोड शो हुए। बीजेपी ने इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे किया। पीएम मोदी के अलावा 128 राष्ट्रीय नेता और 15 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे थे। पीएम मोदी के 25 कार्यक्रमों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी 16 रैलियां और 15 रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 रैली और 16 रोड शो किए और उसके अलावा स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और कई बड़े नेता कर्नाटक चुनाव प्रचार में एक्टिव रहे। बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि कर्नाटक में भी मोदी मैजिक चलेगा और वो सत्ता में वापसी में कामयाब होगी। लेकिन सच तो ये है कि कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल नहीं है। इस चुनाव का असर लोकसभा चुनाव में साफ नजर आएगा। कर्नाटक में लोकसभा की भी 28 सीटें हैं, जो कि केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस के लिए भी लिटमस टेस्ट है। अगर यहाँ कांग्रेस जीतती है तो उसका हौसला आने वाले राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनाव में भी बुलंद हो जाएगा। इसके अलावा विपक्षी एकता की जिन बातों में अभी कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है, हो सकता है कि सभी दल कांग्रेस के साथ आ जाएं और जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो जाए। ऐसे में बीजेपी इस बात को जानती है कि उसके लिए कर्नाटक का रण जीतना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। जहाँ तो लोकतंत्र में बात होगी कर्नाटक की। हालांकि मोदी मैजिक चलेगा या फिर नहीं चलेगा, सोनिया गांधी की जो जनसभाएं हुई वो कितना रंग लाएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खेरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर नीरज जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। चंद्रेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर, सर, अपने लिए कुआं खोदना या खाई खोदना कांग्रेस खुद ही तैयार कर लेती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, चाहे वो आजादी के पहले का दौर रहा हो या आजादी की बाद का दौर रहा हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध रही है। और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इसके मिसाल है। राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करते भी है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते भी है। ठीक है, राष्ट्र के लिए एकता, अखंडता और संप्रभुता का जिक्र आपने किया है, लेकिन सिर्फ कर्नाटक के लिए क्यों कर देते हैं संप्रभुता का जिक्र? उस पर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को? कर्नाटक भारत का अभिन्न अंग है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और कर्नाटका के विकास के लिए, कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी वहां पर विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक बनाने के लिए लगातार जनता के बीच पहल कर रही है। और ये आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी वहां वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे, पहले वोटिंग तो हो जाए। हमें घेरना चाहती है, वो इस बात पर मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, कई बार जब राजनेता कोई बयान देते हैं, भाषण देते हैं, तो उनकी भाषा में कहीं कहीं मिसिंग हो जाती है। ये भाषण की बात नहीं है, तो ट्वीट की बात है जो कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से किया गया की बात की हो, उसमें एक शब्द निकल गया हो। नहीं, चंद्रेश जी, फिर तो आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, ये बात भाषण की नहीं है, ये बात ट्वीट की है जो कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से बाद में किया गया। अब ये कह दीजिए कि ट्वीट में गलती कर दी या गलती से लिख दिया, ये मिसिंग हो गया हो। हाँ। लेकिन मैं भी इस बात को आपके बीच कांग्रेस पार्टी के एक आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 सीधे कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट
और भारत किसी ट्रीटी का, किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। भारत का कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारे संविधान तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसके लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और हमारी जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में नहीं है। चलिए, आप मानते हैं गलती से हो गया, आप मानते हैं गलती से हो गया। कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है क्या? कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है क्या? खेद है उन्हें? मुझे लगता है कि यदि कहीं पर ऐसा मिसिंग हुआ है कि किसी स्टेट के संबंध में संप्रभुता शब्द का उल्लेख किया गया है या वर्ड का प्रयोग किया गया है तो उसको हटा देना चाहिए। स्टेट हमारे यहाँ हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, बात की बात। आप ये बताइए, माफी मांगते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है क्या? मैं बिल्कुल, यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक गलती हो गई होगी तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। कह रहे सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता रहा हूँ। ऐसी सोनिया गांधी को मैं, हालांकि मैंने उस ट्वीट को नहीं देखा है, लेकिन आपके माध्यम से जो सूचना हमें मिली है, यदि ऐसी कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। मैं यहाँ माफी मांगने के लिए तो बैठा हूँ, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो। ठीक है। मैं एक बार फिर उल्लेख करता हूँ कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और अब जब राज्य हम कह रहे हैं तो यहाँ नेशन के संबंध में कर रहे हैं, प्रोविंस के संबंध में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कंट्री के लिए भी स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया कंप्लीटली सोरेन स्टेट है और साथ ही साथ इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो इंडिया के पीपुल्स, भारत की जनता, हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में निहित है। और राज्य भारत कोई समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल ठीक है। खैर साहब, ये जो कहा गया, ये ट्वीट में किया गया, ये कर्नाटक की, मैं लौटती हूँ सर, फिर मौका दूंगी। आर्टिकल 3 भी ये बात कहता है कि इंडिया के किसी प्रोविंस में कोई चेंज करना हो, किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, अल्टरेशन द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट करना हो, तो ये हमारी पार्लियामेंट करती है और ये सिंपल मेजोरिटी के साथ अधिकार है पार्लियामेंट को करने के लिए। इसलिए स्टेट के साथ सोवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। चलिए खैरा साहब, ये दाव तो उल्टा पड़ गया इनको। अब सवाल इस बात को लेकर है, नहीं मैं आ रही हूँ, फिर मौका दूंगी आपको, रखिएगा अपनी बात। खैरा साहब, ये दाव तो उल्टा पड़ गया। आप कह रहे देखिए हम तो माफी मांग रहे हैं इसके लिए। क्या लगता है, ये जानबूझकर की गई गलती है, ये गलती से हो गई गलती है, या फिर ज्ञान का अभाव? भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? माफी तो इन्होंने मांग ली, चलिए, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? ज्ञान का अभाव तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब ना तो कांग्रेस पार्टी नई है, ना उनकी अध्यक्षा या खड़गे जी, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानकारी रखते संप्रभुता क्या होती है, सोवरेनिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो भी प्रदेश है, जो भी नागरिक हैं, उन सब की यूनिटी, उन सब की भलाई जिसमें है, वो संप्रभुता को हमको मेंटेन करना है, हमें उसको मानना है। और इसकी शपथ भी संसद में MP बनने के समय ली जाती है। तो क्या अभी अपनी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उन्हें अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। माफी तो बात की बात है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के काबिल ही नहीं है, वो मंत्री बनने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये तो वो शपथ लेके आए हैं ना इस बात की, तो शपथ के खिलाफ बोल रहे हैं। अब रहा इसका कि ये कैसे हो गया, तो नई बात नहीं है इनके लिए। ये इनको देश से, उसके भौगोलिक क्षेत्र से इन्हें कोई लगाव है ही नहीं। हम आपको उसके प्रमाण देते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट से पास करवा दिया था कि सियाचिन में हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसके बाद तुरंत जनरल JJ सिंह उसका विरोध न करते या नारायण सिक्योरिटी एडवाइजर विरोध न करते तो इन्होंने तो पास करके छोड़ ही दिया था। इन्हें इससे मतलब ही नहीं है, जिस तरह तिब्बत छोड़ दिया था पंडित नेहरू जी ने, उसी तरह इन्होंने ये भी छोड़ देना था। तब नहीं तो तिब्बत हमको मिलता, उस समय हमारा था ही। उन्होंने कहा वहाँ कुछ उगता नहीं है, कोई मतलब का नहीं है तिब्बत हमारे लिए। तो इसी तरीके से अब इनके मन में ये है ही नहीं कि भारत की एकता बनी रहे, या तो ये उसको मानते ही नहीं कर्नाटक को हिंदुस्तान में, या इनका विचार क्या था वहाँ बहकाने का, लोगों को झगड़ा कराना चाहते हैं, या दोस्त दंगे फसाद कर दें, क्या मन में था मैं तो नहीं कह सकता। वो तो यही स्पष्ट कर सकते हैं कि गलती हुई, धोखे से बोला, या इनके मन में था। अभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आएगा, ये जो
आ गया हूँ शायद, तो जवाब देंगे उसका। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो पूछा है कि आखिर क्या वजह इसके पीछे थी, वो तो कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा गया है। लेकिन नीरज जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। ये कह रहे हैं देखिए इसके पीछे ज्ञान का अभाव तो हो नहीं सकता, ये तो कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ज्ञान का अभाव है जिस वजह से इस तरह की चीजें रख दी जाती हैं। इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं नीरज जी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या वजह है इसके पीछे की, क्या दंगा कराना चाहती थी कांग्रेस पार्टी इसलिए इस तरह के चीजों को आगे रखती है? नहीं देखिए, इसको नेहा जी बहुत साथ करो, इस पर मैं कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ। का कारण ये है, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, एवरीबडी नोज, सबको मालूम है सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी हम इस शब्द को हम एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में लेके आए, थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आगे क्या हालात रहा ये नहीं कह सकता, बट इट मे बी पार्ट ऑफ गेम, इट मे बी पार्ट ऑफ गेम, पॉलिटिकल गेम। क्योंकि ये देखिए, जब आप जो है बजरंग दल को आप बजरंग बली से जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक अचंभा है। और एक बजरंगी बाबू है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है कर्नाटक में, आपको सबको मालूम है। एक राज्य में बजरंग जो पुनिया बैठा है डायरेक्ट, आप उसको नहीं मान रहे, आप इसको मान रहे हैं। तो जब आप अपने हिसाब से अपनी चीज को लेके एक हताशा और निराशा भरे माहौल में प्रधानमंत्री भी बजरंग बली के नारे लगवा रहे हैं, तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ना पड़ गया। ये मुझे लग रहा है शिगुफा है, क्योंकि आत्मा से किसी भी व्यक्ति ने इसको ईमानदारी के साथ इस वर्ड को तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए भारतीय संविधान के तहत। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं, वेव चल रही है, जिस हिसाब से ये प्रधानमंत्री भी बजरंगबली के नारे लगवा रहे हैं, और वहाँ पे शिव कुमार जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के नेता है जो अध्यक्ष है कि हर जिले में हम बजरंगबली का मंदिर बनवाएंगे। यार बनवाओ, ठीक है, कौन सी दिक्कत है, हर धर्म का बनवाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन इसको हम पॉलिटिकल उससे जोड़ दें, ये गलत है। इसका मतलब कि आपने 5 साल में जो वर्तमान सरकार उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आप ही के चैनल में सुन रहा था, बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये मुद्दे क्या बताते हैं? 5 साल जो काम हुआ या नहीं हुआ, रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए नहीं है जनता के सामने, इसलिए बजरंग बली का मुद्दा उठा दिया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। देखिए, इनका इतिहास ऐसा है, इसलिए शक होता है। तो राम मंदिर का विरोध उन्होंने किया, 1 मिनट सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अखीर तक कपिल सिब्बल कहते रहे इसको मुलतवी करिए, पोस्टपोन करिए। उसके बाद जब राम सेतु का सवाल आया, तभी भी इन्होंने यही कहा था कि राम सेतु नहीं है, और उसको गिराने की परमिशन डीएमके को के साथ मिलकर इन्होंने तैयार कर दी था, पूरा खाका, ये तो था ही नहीं। अगर तब भी ये बात नहीं उठती, और ये जब देखा गया कि सतह से सिर्फ 4-5 फीट नीचे ही बना हुआ था ब्रिज, तो राम सेतु को ये गिराना चाहते थे। एनसीटी के किताबों में इतिहास में पढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी सर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, ये क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि राम जी को कांग्रेस ने कैद करने का काम किया, ताले में बंद करने का काम किया। ये कह रहे हैं हमने तो ताला खुलवाया था, इतना भी नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आपको मैंने 4 बातें बोली हैं, मंदिर पे क्या किया, राम सेतु पे क्या किया, और अयोध्या पे क्या पढ़ा रहे थे, अयोध्या नगरी नहीं थी एनसीसी की किताबों में। ये प्रमाणित तौर पे कह रहा हूँ, तीनों चीजें सामने है। और जब इनका इतिहास इतना डाउटफुल है, इनकी मंशाएं ऐसी हैं, तो इस समय इन्होंने जो बात, मुझे ये बताइए, इनके पास अगर मुद्दे थे, हमने विकास नहीं किया तो बात आती ना, हमने रोजगार नहीं दिया तो आते ना, हमने कुछ नहीं किया तो आते ना। बजरंगबली को और इनको एक दल पे लगाने की इसमें क्या जरूरत थी, और क्या इन्हें लिखने की आवश्यकता थी? किसने पहले हिंदू मुस्लिम किया? नहीं, उन्हें लगता होगा कि लगाना चाहिए। बांटने का काम किसने किया? नहीं, उन्हें लगता होगा लगाना चाहिए पहले चुनाव में, ये लाए ना। उन्हें लगता होगा बजरंग दल पे बैन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो पूरी बात सुप्रीम कोर्ट से हार चुके थे, बजरंग दल पर इन्होंने लगाने की कोशिश की थी पहले प्रतिबंध, लेकिन नहीं, हार के चले आए। आपकी सरकार थी राजस्थान में, क्यों नहीं लगाया? नहीं सर, बैन लगा था लेकिन फिर हटा लिया गया था। बैन लगाया गया था लेकिन हटा लिया। चंद्रेश जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ सर। सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले खैरा साहब कर रहे थे, कह रहे मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के पास,
उठाइए ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, और तमाम मुद्दे। अगर आपको लगता है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, ये तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार का लोगों को इतना फायदा मिला है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। आप बात कर रहे हैं बजरंग दल की कि बैन लगा देंगे, PFI पे हम बैन लगा देंगे, ठीक है, ये मुद्दे भी आप लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर क्यों नहीं घेरा गया जो सरकार की विफलता रही? नहीं, मैं तो बोलते कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में लगातार भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को लेकर जनता के बीच जा रही है, और प्रियंका गांधी जी ने पब्लिक मंच से भी ये बात कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पर चुनाव लड़िए, आपकी हिम्मत है तो आप मुद्दे पर एक चुनाव लड़कर दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात करती है, आप बजरंग दल की बात कर देते हैं। वो मुद्दे की बात करती है, आप PFI की बात कर देते हैं। वो बात करती है, आप संप्रभुता की बात कर देते हैं। बजरंग दल को भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फिर मुन्ना बजरंगी को ये लोग क्या कहेंगे। और दूसरी बात कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही श्री राम सेना को बैन किया था, तो क्या श्री राम सेना को आप राम जी से जोड़ देंगे? श्री राम सेना को तो आपने ही बैन किया था। और यदि बजरंग दल के कार्यकर्ता देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर कोई खतरा बनते हैं तो निस्संदेह उसको बैन किया जाएगा। और उसकी मातृ संस्था RSS पर ऑलरेडी देश में बैन लग चुका है। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने RSS पर बैन लगाने का कार्य किया था। तो ऐसी बात तो नहीं है, हम लगातार मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। किया था, फिर हटा दिया था, लेकिन वही मुद्दा पब्लिक डोमेन में ये बात कहना चाहता हूँ, आपके मत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सोवरेनिटी का जो शब्द सामने आया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते न सिर्फ मैं माफी मांगता हूँ, बल्कि मैं उसे वापस भी लेने की बात करता हूँ। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की संप्रभुता भारत की जनता, ठीक है, उसमें आप बोल चुके हैं, लेकिन ये बताइए ना, अभी खैरा साहब कह रहे थे कि मुद्दे की बात आप लोग नहीं करते हैं। ये तमाम बातें हमारे देश की एकता अखंडता से जुड़ी हुई है, और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि ट्विटर हैंडल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता उस शब्दों का ज्ञान न होने के कारण या कहीं से कुछ मिसिंग हो गया होगा, मैं ये मानता हूँ। उसको डिलीट भी किया जा सकता है, किया जाएगा, और उसके लिए आधिकारिक रूप से कब किया जाएगा, कब किया जाएगा? इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतना बड़ा आरोप लगा दिया जाए। जिस तरह के आरोप लगाने के भी प्रोफेसर नीरज जैन जी ने जो आरोप लगाया, हमारे पास मुद्दे हैं, और इस देश में प्रोफेसर साहब कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे पर चुनाव लड़ना जानती नहीं है, वो मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। आप बताइए कि आश्चर्य की बात है कि मणिपुर जल रहा है, रोज दंगे हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड जवाब दे रहे खैरा साहब। 20,000 लोग विस्थापित मणिपुर में हैं। दिल्ली में बेटियां न्याय के लिए रोज मांग कर रही है, आंसू बहा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बयान नहीं दे सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन कर्नाटक के चुनाव को सांप्रदायिक रंग लड़ने के लिए बजरंग बली का नारा जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से, खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। सांप्रदायिक रंग किसने दिया? मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात किसने की? आपने की। आपने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात किसने की? खत्म करने की बात किसने की? मुसलमानों की रिजर्वेशन को आपने उठाई। खत्म करने की बात किसने की? वो भी करिए ना। मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात किसने की? लिंगा और लिंगायत को 2% काट कर देने की बात किसने की? बिल्कुल सही। वोटों के ध्रुवीकरण की बात किसने की? मैडम, मुझे धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे हम। जब तक भारतीय जनता पार्टी, जब तक राष्ट्रभक्ति लोगों में जिंदा है, तब तक धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन का विरोध करेंगे, सदा करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारे एम्स ऑब्जेक्ट हैं। ये कांग्रेस, वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी। ये लवादा पहने हुए लोग हैं जिसकी आत्मा बदल चुकी है, जिसके विचार बदल चुके हैं, ये देश के खिलाफ बात करते हैं, ये देश में सांप्रदायिकता पैदा करके दंगे कराते हैं। वो कांग्रेस है ही नहीं, ये खाली अब चोला पहन। नहीं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस वो नहीं है। ये कैसे कांग्रेस वो नहीं है? हमने प्रमाण कर तो दिया। हमारे एम्स ऑब्जेक्ट में जो लिखा है हम वही करते हैं, वही बोलते हैं, वही बात कर रहे हैं, हम उससे हटे नहीं है। लेकिन इनके में जो लिखा है, फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है? अब इस बार कहते हैं कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो CAA लागू कर देंगे, NRC लागू कर देंगे। क्या हुआ इसमें? कहते हैं तो
हमने तो कानून पास करने की कोशिश की। अभी भी तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया? देखो मैडम, एक एक करके आपने सवाल करते हैं उसका सुन लीजिए। हमने कहा हमने 3 तलाक किया, हमने कहा 3 से 70 की हम चुनाव हारे या जीते, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है हमारे लिए। और हम अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन धार्मिक आधार पर कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको राष्ट्रीय एकता चाहिए। हमें विभक्त नहीं करना, टुकड़े नहीं करना है देश की, हमें लड़ाई नहीं होने देना है। हमें अखंड भारत एकता और यूनिटी चाहिए इस देश में। कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया था, ये कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ने का काम किया। चंद्रेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैडम, मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज्यों का एकीकरण करने का कार्य किया। आरोप तो आप में ऐसे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। कांग्रेस ने गिराने का कार्य किया और भारत को तोड़ने का कार्य कर लिया गया है। और ये भारत को तोड़ने वाले नहीं होते तो जिन्ना के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में आज आपको माफी नहीं मांगना पड़ती। 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सबसे पहले स्वीकार किया तो इनके आदर्श सावरकर ने स्वीकार किया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले और भारत को राहुल गांधी को बताए क्या वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि आज देश की आपको जब नहीं पता है, अगर माफी की बात करते हैं और मैम आश्चर्य की बात है, मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि आज देश में मणिपुर दिल्ली में एक सेकंड में देती हूँ मंच पर भारत का हो रही है। नहीं, आप बताइए ना चंद्रेश जी, वो तो कह रहे हैं हमारा देखिए सीधा मैनिफेस्टो है। वो कह रहे हैं हमने तो जो लिखा था वो हम करेंगे, हम धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। आप है क्या इसके समर्थन में? धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देनी चाहिए क्या? भारत के संविधान में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये पढ़ ले, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है और ये राइट सिर्फ भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये राज्य के दायित्व है तो वो करेगा। दूसरी बात, उनके हितों की रक्षा के साथ साथ उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिशमेंट करने, रन कराने, एडमिनिस्ट्रेशन कराने का भी राइट दे रखे हैं। आर्टिकल 29 हटाने जा रहे हैं। दूसरी बात मैडम, आज बड़ी 20,000 लोग मणिपुर में विस्थापित है, दिल्ली में पहलवान बेटियां खून की आंखें हो रही हैं और एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार गुजरात में 600 से अधिक महिलाएं। कह रहे देखिए हम तो सारे काम संविधान के हिसाब से करते हैं। बात करेंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं हम तो सारे काम संविधान के हिसाब से करते हैं। कह रहे माफी आप मांगते हैं काम कर करके। शर्म कौन है बोलने के बाद? उनकी आंखें हो रही है, बेटियां उनके बारे में नहीं मांगी ना। और एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार ठीक है, उस पर ये बयान ठीक है। नीरज जी ये नौबत क्यों आ रही है? ये मुद्दे आखिर क्या कहाँ स्टैंड करते हैं? सवाल इस बात को लेकर, और क्या इन मुद्दों से लगता है जनता का कोई भला होगा? वो मुद्दे आखिर कहाँ विलुप्त है जो वाकई कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक की रैलियों में होने चाहिए थे? तमाम रैलियां हुई, जी जान से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसके बाद जनता के मुद्दे उठे क्या उसमें? देखिए, अब 5 साल से जो सरकार थी इन्हीं की थी और इसके बावजूद जो दूसरी पार्टी है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, उसमें जो है अब ये 5 मुद्दे 5 सूत्री कार्यक्रम लेके चल रही है। ये जो डायरेक्ट पब्लिक के इश्यूज है, ठीक है, जिसमें बेरोजगारों को 3,000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए, महिलाओं को भी पैसा, और ये है सब चीजें 200 यूनिट बिजली फ्री। तो एक पूरा देश का ट्रेंड चल रहा है सब जगह, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि आपकी किचन पे हुआ था 81 लाख करोड़ रुपया जो आप लोगों ने बजटरी प्रोविजन बना दिया खाने के लिए, फ्री का खाना राशन देने के लिए आप बजा रहे हैं। तो अब आप जानिए, जिस देश में गरीबी की रेखा 2014 में 24 करोड़ थी, 84 करोड़ अब पहुंच गई, जहां बेरोजगारी दर 2014 में 4.6 थी, 8.8 पहुंच गई, जहां पर मुद्दे से हटके कोई बात नहीं होती है, जहां अपने हिसाब से संविधान बनाए जाते हैं, जहां एक ही कानून की बात करके, एक देश एक कानून की बात करके
दो तरह के कानून होते हैं। एमजे अकबर बहुत बड़े पत्रकार थे, उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था कि एक महिला पत्रकार ने उनको कह दिया होटल में बुला लिया था। और दूसरी तरफ आपके सामने जंतर मंतर पर बैठी लड़कियां हैं। ये आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक छलावा है 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कोई भी चीज इन्होंने पूरी नहीं की। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। इसको सेकंड क्लास के बच्चे से कह दीजिए, गूगल पर सर्च कर लो, प्रधानमंत्री जो कहते हैं। इन्होंने जो वहां पर अभी मणिपुर में जो पिछले बार डायलॉग मारा था प्रधानमंत्री जी ने, वो यहाँ मार रहे हैं बंगलौर में। अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर मुद्दाहीन पार्टी होती है तो उसको भगवान का नाम लेना पड़ता है। जब आदमी मर रहा होता है तो माता पिता या भगवान ही याद आ रहे होते हैं। तो ये है 40% कमीशन की सरकार अपना 40वें की तैयारी करे। कल मतदान हो जाएगा, 13 तारीख को वोट आएगा, पता चल जाएगा सबको क्या हकीकत है। ठीक है, इतना ज्यादा घूस। ये क्या विश्लेषक बोल रहे हैं आपके ना, राजनीतिक विश्लेषक है क्या? जी जी जी। हाँ, ये इनकी भाषा देखिए, प्रधानमंत्री ने डायलॉग मारा, इनकी ये भाषा है, विश्लेषक है ये। प्रधानमंत्री डायलॉग मारा शब्द यूज कर रहे हैं, डायलॉग बोला। अरे आप हमको न बताइए हम कैसे बात करें। जो डायलॉग मारे जा रहे हैं देश की महिलाओं के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, ये तो एक तरीका थोड़ी होता है। आपके मन की विचारधारा निकल रही है, विश्लेषण नहीं निकल रहा है। हम लोग किसी भावनाओं पे जाइए, नीरज जी की भावनाओं पे जाइए। खैरा साहब शब्दों पे मत जाइए। बात कीजिएगा आप, उनके यहाँ अपना मन की बात मत उछालिए। यहाँ कोई पत्रकार भी होता है तो उसे सही परोसने की बात है, अपनी मन की मनसा नहीं। चलिए मुद्दों की बात कर रहे थे हम। खैरा साहब मुद्दों की हम बात कर रहे थे। मुद्दे विहीन हो गई क्या भारतीय जनता पार्टी? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, ऐसा कौन सा मुद्दा था जो इस चुनाव प्रचार में नहीं आया? लगातार हमने देखा कि हर मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण की भी कोशिश की गई, मंदिर का भी जिक्र किया गया, बजरंगबली भी आ गए। और ऐसे में ये रैलियां, जब से ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में चुनावों के ऐलान के बाद से 3116 रैलियां हुई है। और पार्टी के ही मुताबिक, ये मेरे मुताबिक नहीं, पार्टी के मुताबिक ही मंदिर और मठों में 311 बार गए हैं नेता, 9125 नुक्कड़ सभाएं की है, 1377 रोड शो किए। सही, भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और मोदी के अलावा 128 राष्ट्रीय नेता और 15 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 कार्यक्रम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 16 रैलियां और 15 रोड शो किए। इतनी लंबी फहरिस्त, कर्नाटक इतना महत्वपूर्ण क्यों? 2024 की रूपरेखा यहीं से तय होगी क्या? कर्नाटक का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव इसी तरह लड़ती है, एड़ी चोटी का जोर लगा के ही लड़ती है। चाहे वो छोटा सा चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव भी हो गांव का, तब भी हम पहले से उसकी तैयारियां करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल के हिसाब से अगले साल चुनाव आ रहे हैं उस पर वर्कआउट करते हैं। हम नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती है चुनाव प्रचार में तो बहुत काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं होता। दूसरी बात आपने मुद्दों की कही, नहीं तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है? प्रधानमंत्री 25 बार जा रहे हैं, 50 बार जा रहे हैं, 100 रैली कर रहे हैं, 10 लाख आदमी था। आप भूलिए मत इस बात को, 10 लाख आदमी था आकलन के अनुसार उनकी रोड रैली में, जो विश्व इतिहास है 10 लाख। इसलिए वो चुनाव में भी सामने आ जाएगा कि प्रधानमंत्री को सुनने और देखने वाले कितने लोग हैं। एक जमाने में एक क्रेज कभी और लोगों का, दूसरे नेताओं के भी रहे होंगे, पर ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई। सिवाय गांधी जी की मौत के दिन के अलावा हिंदुस्तान में इतने आदमी कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुद्दों का सवाल लेंगे, अगर आप मुद्दों दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो राजनीति कर ही रहे हैं, राजनीति आप भी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिक्स में सब है। अगर आप गलती करोगे हम उसका लाभ उठाएंगे। अगर आप इस तरह सोवरेनिटी की बात उठाएंगे तो हम इलेक्शन कमीशन पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम तो देखेंगे कि जिस तरह राहुल गांधी का हाल हुआ है, आज माफी नहीं मांगने में जेल है। हम चाहेंगे कि सोनिया गांधी ने जो गलती की इनकी भी सदस्यता जाएगी, क्योंकि ये शपथ लेके आई है और इनको संसद छोड़ना होगी। अगर ये रिग्रेट नहीं करती है तो हम तो जाएंगे। चलिए चंद्रेश जी, अच्छा ये बताइए, चलिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रैलियां की, तमाम जनसभाएं की, नुक्कड़ नाटक भी किए। कांग्रेस पार्टी ने 65 रैलियां की, 20 रोड शो किए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, एंड मोमेंट में सोनिया गांधी को भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाना पड़ा। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं था क्या कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत लेंगे? मैम ऐसी बात नहीं है।
कोई भी बड़े नेता या छोटे नेता चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पार्टी के मांग के अनुरूप जाते हैं। उसमें किसी पर विश्वास कम या ज्यादा का कोई प्रश्न ही यहाँ पर नहीं है। जैसी डिमांड होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूंसी से, स्टेट से, उस रिक्वायरमेंट को पार्टी को फुलफिल करना होता है। और ये निर्णय सोनिया जी, प्रियंका जी या खड़गे जी नहीं लेते, ये पार्टी की कोर कमेटी है, चुनाव संचालन समिति होती है। तो कोर कमेटी ने सिर्फ गुजरात में नहीं बुलाया, कोर कमेटी ने हिमाचल में नहीं बुलाया, कोर कमेटी ने 4 सालों में जो चुनाव हुए तो उसमें तो नहीं बुलाया। तो कर्नाटक में ऐसा क्या हो गया कि कोर कमेटी ने सोनिया गांधी को बोला कि नहीं आप ही आइए, आप ही बेड़ा पार लगाएंगे? जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी चीजों को बुलाया। वही मैं पूछना चाह रही हूँ सर, वो रिक्वायरमेंट में क्या पैमाना होता है रिक्वायरमेंट का? हम इसका जवाब तो कोर कमेटी के जो मेंबर होंगे, जो चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन होंगे, वो देंगे, है ना। वो तो जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन यह आरोप मत लगाइए, यह आरोप बेबुनियाद है। सोनिया गांधी जी हम सब में श्रेष्ठ हैं। हाँ। और हम सबकी अभिभावक हैं। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, आपके अभिभावक हैं, वो ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे चंद्रेश जी। मैं बता रहा हूँ, कई बार उनका स्वास्थ्य सही रहता है, कई बार स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। जी जी, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। चुनाव में यदि ऐसा होता तो बार बार गई होती, लेकिन एक सभा को संबोधित करने का मतलब यही है कि चलिए उपस्थिति हो गई। कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग थी कि सोनिया जी आनी चाहिए चुनाव में, तो सोनिया जी को जाना ही है। और ये तय सोनिया जी नहीं करती हैं, ये तय यहाँ के कार्यकर्ता करते हैं कि किसको चुनाव प्रचार में जाना है, किसको नहीं जाना है। जिसकी जहाँ जैसी डिमांड होती है वहाँ ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना सर, क्योंकि 4 साल में कई राज्यों में चुनाव हुए और सोनिया गांधी वहां पर नहीं गई। रायबरेली से वो खुद सांसद है, लेकिन वहां पर कितनी बार गई इसका भी आंकड़ा आपको निकाल लेना जरूरी है। मैं लौटूंगी एक छोटा सा सीधे रुख कर लेते हैं प्रोफेसर नीरज जैन जी का। नीरज जी, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ सर, हमने देखा कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, लगातार धुआंधार प्रचार किया गया, लगातार रैलियां की गई, रोड शो किए गए, नुक्कड़ सभाएं की गई और कोशिश यही की गई कि अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि कर्नाटक को दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, ऐसे में सर 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। क्या लगता है अगर इसके जो नतीजे आएंगे वो 2024 में किस तरह से प्रभाव छोड़ सकते हैं? देखिए, एक तो वहाँ कर्नाटक की अपनी एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, भौगोलिक दशा। एक तरफ अगर मैसूर बैठा है तो लिंगायत जमात भी बैठी है ना। तो इसमें देखिए कि ये बात तो तय है कि जो होना है वो होगा, लेकिन 2024 की ये बहुत बड़ी दस्तक होगी। और इसलिए हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सत्तारूढ़ दल ने ज्यादा ताकत झोंकी, लेकिन एक चीज देखने में जो आई है कि कहीं पर भी इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ये लोग जो रोड शो और वो करते रहे, इन्होंने कभी भी कर्नाटक के चेहरे को अपने साथ नहीं रखा। जबकि दूसरी तरफ सिद्धरामैया और शिव कुमार जी के शिवकुमार वगैरह सब साथ रहते रहे। और यहाँ प्रचार का तरीका देखिए इंडिविजुअल से मिलने वाला हो गया। हम देख रहे थे कि वो होटल में, रेस्टोरेंट में जाना और जो बॉय है, डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर बैठकर जो राहुल गांधी जी का जाना, बस में सवार होना, ये सारी चीजें वहां की पब्लिक को अपीलेबल लग गई। ठीक है, और ये 24 के चुनाव की दस्तक नहीं, महादस्तक होगी। और यहाँ अगर भाजपा हारती है तो ये जान लीजिए कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोकसभा में जवाब न देना, डिबेट में मुद्दे से अलग हट के बात करना, राज्यों के चुनाव में राज्य में आपकी सरकार 5 साल रही, 5 साल में आप कुछ नहीं किया, कमीशन इतना ले लिया कि आपके खिलाफ पब्लिक हो गई। एंटी इनकम्बेंसी को कैश करा रहे हैं अपोजिशन वाले, और इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब आप सोचिए कि 1 दर्जन का 1.5 दर्जन के करीब कैबिनेट मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को वहां पर जाना पड़ गया। नहीं, वो तो होता ही है ना सर। यूपी में चुनाव था तो पूरी फौज वहाँ पे उतार दी थी, चाहे मध्य प्रदेश से शिवराज सिन्हा की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें। पड़ गया क्या होता? तो आपने ये तो नहीं बोला सोनिया गांधी को जाना पड़ गया। मुख्यमंत्री तो जाते हैं, वो तो पॉपुलर लीडर है हिंदुस्तान भर का, तो उसे बुलाते हैं लोग। आपको क्या तकलीफ है इसमें भाई? मेरे समझ नहीं आया। तकलीफ नहीं है, अगर आपने 5 साल कार्य किया होता तो आपको ये जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये आप इसको दोषी करते, अदरवाइज मत कीजिए इसको। आप भी कर्नाटक को अलग देखते हैं क्या हिंदुस्तान से? जो मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, पूरे देश की बात नहीं रखेंगे,
डिफेंस की बात नहीं रखेंगे क्या, या कैसे विकास उनके यहाँ हो रहा नहीं बताएंगे? कर्नाटक के अंदर कश्मीर के मुद्दे का कोई औचित्य नहीं, उत्तर प्रदेश के मुद्दे का कोई औचित्य नहीं। कर्नाटक में कर्नाटक की समस्या का औचित्य है, ये मेरा मतलब है। जब आप कर्नाटक में कर्नाटक की समस्या नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतना क्लास पे हो रखा है जिसके अंदर कहीं न कहीं शामिल सब लोग हैं, इसीलिए तो उस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है। प्रधानमंत्री आप इनको भी बोलिए क्यों चले गए गुजरात से, बोल दीजिए आप वो हिमाचल से क्यों चले? चलिए खैर साहब, ये तो तय है। देखिए कर्नाटक का जो नतीजा आएगा वो दक्षिण का मूड कहीं ना कहीं तय कर देगा कि पूरे दक्षिण का क्या मूड है। बिल्कुल, पूरे साउथ का करेगा। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल इस बात, यहाँ से तेलंगाना जाएगी ये हाल, यहाँ से राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह जाएगी। तो 23 के आखिर तक चुनाव होने, सब में ये फैलेगा। ठीक है खैरा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सर चुनाव से एन पहले कई नेताओं का पार्टी को छोड़ना, क्या वो भी ये भाप गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है कि इस बार ना आए, इतने बेहतर काम नहीं किए? कांग्रेस के तो सारे नेता छोड़ गए। हमारी पार्टी में एक बात आप जानिएगा, हमने समझौता नहीं किया था अकाली दल से। कांग्रेस को छोड़िए सर, अपनी बातें करिए ना। छोड़ दिया, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। एक बार आपको मालूम होगा अपना दल ने भी हमारा, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की अहमियत नहीं समझती है क्या, जिन्होंने छोड़ दिया? हमारे यहाँ हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी पहले है। हाँ। हम किसी की शर्तों पे नहीं चल सकते। टिकट कटा, लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ दें। लेकिन कांग्रेस की तो दुर्दशा ये हुई कि 3 मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए। मुझे बहुगुणा गुलाम नबी आजाद, 3 ऐसे। मैं कर्नाटक के चुनाव की बात करूं सर, वो काफी वक्त हो गया, वो बात उधर मत जाइए ना सर। कर्नाटक की बात करें, चुनाव से एन पहले, गद्दार क्या देते हैं? चुनाव से एन पहले शरद पवार को भी गद्दार कहा था जब छोड़ा था, तारिक अनवर को भी गद्दार कहा था, जब ये संगमा को भी गद्दार कहा था। तारिक अनवर वापिस आके जनरल सेक्रेटरी में, तारिक अनवर जैसे समर्पित कार्यकर्ता को, यानी नेता को इन्होंने मोस्ट पॉपुलर ऑफ कांग्रेस नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। खैर साहब, जो मेरा सवाल था बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत बेहतर तरीके से मुझे पता है कि आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं कि चुनाव से एन पहले अगर पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, कोई छोटे नेता नहीं, तो आपको मालूम होगा कि वो उनके टिकट का ही तो चक्कर था हमारे लिए। आप हमसे अगर चाहते हैं पब्लिकली बताना, तो एक टिकट के लिए जिद कर रहे थे पर्टिकुलर। नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं देखिए हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता राष्ट्र हित में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो नेता है वो लालची है, टिकटॉक के इसलिए छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आपने एक प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। हालांकि ये पार्टी का मामला फिर भी मैं दे रहा हूँ अच्छी तरह से। पार्टी ने बैठ के उनके अपने आकलन होते हैं, वर्कर्स के थ्रू, संगठन के थ्रू और चीजों से। जब उन्होंने आकलन कर लिया कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, तो वो कितनी भी जिद करें, चाहे पार्टी छोड़े चाहे न छोड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी सर्वोपरि है, इसलिए और हमें जीतना है। हमने देख लिया वो हारेंगे, हमने टिकट छोड़ दिया। दूसरी बात ये जो बात अभी नीरज जी ने उठाई है, कह रहे कोई स्टेट लेवल का ऐसा कोई बड़ा नेता आप लोगों को नहीं लगता है, जहाँ चुनाव हो वहाँ प्रधानमंत्री जाएं, जहाँ चुनाव हो वहाँ अमित शाह जाएं, क्यों? लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ कि सचिन पायलट जैसे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सड़क पर हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ बाहर बैठे हैं और पार्टी के पास निर्णय नहीं हो पा रहा। हम तो आर पार कर देते हैं, जो पार्टी के खिलाफ जाता है या देश में हमारी सरकार के खिलाफ बोलता है बेमतलब में, ये तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। देखिए ना, झुके बैठे हुए हैं, हाईकमान की चल नहीं रही, अपनी ही पार्टी के खिलाफ सड़क के ऊपर। एक उदाहरण हम आपको दे दें 1 सेकंड के लिए, चूंकि बात आ गई। अब चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री थे, एक मंत्री वन मंत्री था, सिर्फ आके झांसी की रैली में ये बोल गया था रात को कि वन कटाई हो रही है, अवैध, सरकार को सब पता है, और उसी दिन अगले दिन इस्तीफा ले लिया था चंद्रभान गुप्ता। ऐसी थी कांग्रेस। आज की बात कर रहे हैं इन लोगों की, जो कोई सुनता नहीं है, जिनके हाथों में पार्टी दे रखी है। हमारे यहाँ तो जो छोड़े या न छोड़े, उसे चलना पड़ेगा पार्टी के संगठन के अनुसार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। संगठन सर्वोपरि है, यहाँ जो तय करता है वही होता है। जब संगठन ने तय किया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए, पद के लिए है, तो मोदी जी को ही रखा, चाहे कोई गया चाहे कोई आया। ठीक है, उन्होंने प्रमाणित भी चंद्रेश जी, ये विडम्बना है क्या कांग्रेस की? कह रहे संगठन कुछ है नहीं, जो संगठन बचा कुचा है उसकी कोई सुनता नहीं, हालात ऐसे हो गए हैं कि सब अपनी मनमर्जी पे उतारू हो गए हैं, चाहकर भी संगठन किसी पर फैसला ले नहीं पाता है, अध्यक्ष तो सिर्फ दिखाने के लिए रह गए हैं, बातें कोई और करता है, काम कोई और करता है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है, रैलियों पे भी बात करिएगा सर,
रैलियां भी महज 65 की। क्यों, आप लोगों को क्या लगा कि पहले ही हथियार डाल दिए? कर्नाटका का शिरोहम हो चुका है और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में हमने बहुत सारे नुक्कड़ सभाएं की हैं, जनता के भी जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया है। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलने का कार्य किया है। 40% वाली सरकार को हमने बदलने की लगातार बात की और जनता का अपार प्यार और स्नेह कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के तमाम राजनीतिक दलों में एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पास पूरा पावर है। कांग्रेस उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और निस्संदेह 2024 का चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, हम गुजरात भी जीतेंगे और दूसरे राज्यों को भी हम चुनाव जीतने का कार्य करेंगे। अभी मध्य प्रदेश का गुजरात तो सर हाल ही में हारे हैं और मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, इसको पता चल जाएगा कि इनकी क्या स्थिति है और ये कहाँ पर है। कर्नाटक के भी तो मुद्दे पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वहाँ की राजनीति को ये लगातार सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। मैडम नहीं कह रहे, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश तो आप लोगों ने की और बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। वो शस्त्र के सुन लीजिए ना सर, वो शस्त्र के इंतजार में थे, आपने तो ब्रह्मास्त्र दे दिया। 20,000 तो विस्थापित है, ये जवान नहीं खोल रहे हैं। ये मुद्दे पर कभी चंद्रेश जी न लड़ेंगे। चंद्रेश जी वो कह रहे ध्रुवीकरण की राजनीति तो आप लोग करते हैं। पीच पर रन बना सकते हैं, ये विकास के पीच पर न तो दौड़ सकते न रन बना सकते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो जिस शस्त्र की तलाश में थे, आप तो ब्रह्मास्त्र दे दिया, आपने तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। उनको कहने दीजिए मैडम, मैंने कहा तो इन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। तो फिर डैमेज कंट्रोल भारतीय सेना पर गोवा में तो डीके शिव कुमार मंदिर क्यों जा रहे हैं? बजरंग बली के मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्यों डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? तो बजरंग बली मानकर पूजा कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये मुन्ना बजरंगी को बजरंग बली मानकर पूजा कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। मानसिक रूप से अगर आप का ये संगठन है, ये संगठन है और शुरू से ही ये लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों पर मुझे कोई विश्वास नहीं। कौन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे? भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन का लिखित विरोध किए थे, अंग्रेजों का समर्थन किए थे। ये गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं, तो ये लोग देशवादी राष्ट्रवादी करते हैं। क्या बोल क्या रहे हैं? जिस पार्टी का मातृ संगठन ने आजादी के 40 साल तक नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर, हमने तो कश्मीर में मोदी जी ने आगे फहरा दिया था झंडा जब कांग्रेस हो रही थी। देखिए ये बात तो सच है ना खैरा साहब, जो उठाई जा रही है बात तो सच है। नागपुर में तिरंगा झंडा कितने सालों बाद फहराया? हमने कश्मीर में जाके झंडा फहरा दिया। आप कश्मीर पे पहुंच गए, अब बता दीजिए हमने धारा 370 हटा दी, बता दीजिए 34 से हटा दिए। पहले से ही मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जब मोदी जी आप ये बताइए ना कि आपने नागपुर में झंडा क्यों नहीं फहराया? गए थे वहाँ पर कश्मीर के लिए गए थे, वहाँ जान भी गंवाई थी। चलिए ये बात कर रहे राष्ट्रीय कर्नाटक चुनाव में तो वक्त नहीं है, कल चुनाव होने हैं, 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जनता तय कर देगी कि दक्षिण में क्या है, उसके मूड क्या कहता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो 2024 की रूपरेखा भी तय करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।